गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमने जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा था उस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने बहुत आसानी से ये समझ लिया था कि किस प्रकार से क्लासिकल फिजिक्स में कुछ कमियां थी। ठीक है, अप टू 1900 हमने कहाँ से बात की थी? अप टू 1900 से आगे की बात की थी कि यहाँ तक जो फिजिक्स प्रचलन में थी, ठीक है ना, या आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ तक जिस फिजिक्स के द्वारा आप भौतिक घटनाओं को समझा पा रहे थे उसको आपने क्या नाम दिया था? क्लासिकल फिजिक्स। और उसके बाद जिस फिजिक्स का इवोल्यूशन आपको दिख रहा है वो है क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, हमने उसका पूरा जिक्र कर लिया था। आज भी हम हमारे उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं उसको। फेलियर्स या शॉर्टकमिंग्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, यानी जो चिरसम्मत भौतिकी है उसकी क्या कमियां हैं या उसकी क्या असफलताएं हैं। जब आपको उन असफलताओं के बारे में जानकारी मिलेगी तब आप क्या करोगे? आसानी से क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों को समझते हुए उन कमियों को दूर करने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो हालांकि हमने उसमें दो चीज़ों का जिक्र किया था, एक तो हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर बात की थी और एक क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर ही बात की थी। अब थोड़ा क्या पॉइंट वाइज इन चीज़ों का जिक्र कर लेते हैं। तो मैं एक एक पॉइंट लिखता रहता हूँ और आपको समझाता रहता हूँ कि किस प्रकार से वो कमी है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। पहला पॉइंट हो जाएगा क्लासिकल फिजिक्स could not explain the phenomena related to एटॉमिक डोमेन। मैंने इंग्लिश में लिखा, मैं हिंदी में एक बार इसको बोल देता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, दोनों लैंग्वेज में चलेगा। ठीक है ना, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जब हम तैयार करते थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन मैं हिंदी में पूरा उसको बोल दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो मैंने क्या लिखा आप इसको सुन लीजिए कि चिरसम्मत भौतिकी के द्वारा आणविक क्षेत्र से संबंधित घटनाओं को नहीं समझाया जा सका। इसकी हमने कल भी चर्चा कर ली। अब देखिए आप, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी आप लीजिए। जैसे आप मान लीजिए कि दो पिंडों की टक्कर है, कोई भी दो मैसिव पार्टिकल्स है उनके बीच की टक्कर है। ठीक है ना, या आप ऐसा कह सकते हो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूम रही है, या किसी भी पिंड की गति। ये सब ऐसी घटना है जिनको आप क्या है अपने सेंस के द्वारा, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हो, या अपनी खुली आंखों के द्वारा आप इनको देख सकते हो। तो इस प्रकार की जो घटना है उनके लिए आपको क्वांटम मैकेनिक्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। उन सभी घटनाओं को आप भली प्रकार से या अच्छी तरह से क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांतों के द्वारा समझा सकते हो। लेकिन जब आप एटॉमिक डोमेन में प्रवेश करते हो, एटॉमिक डोमेन का मतलब क्या हो जाएगा? एटम की साइज क्या होगी आपकी? एटम की साइज होती है 10⁻⁻10 मीटर, या इसको आप एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का भी कह सकते हो। और जो न्यूक्लियस होता है उसकी साइज होती है फर्मी के कोटि की 10⁻15 मीटर। तो जब आप इस डोमेन में प्रवेश करते हो तब जो भी घटनाएं घट रही है इस डोमेन के अंतर्गत, घटनाएं कौन सी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन के बीच मान लो कोई कोलिजन हो, या आपका एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हो रहा हो, यानी एक ऊर्जा अंतराल से दूसरे ऊर्जा अंतराल में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो, या जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वह किस प्रकार से बाहर आ रहा है। ठीक है ना, मैंने क्या क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन का संक्रमण मतलब विभिन्न ऊर्जा अंतरालों के बीच, विभिन्न ऊर्जा स्तरों के बीच, एक तो ये घटना हो सकती है। दूसरा जो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है वह किस प्रकार से, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो घटना है जो एटॉमिक डोमेन के अंदर घट रही है, इनको आप क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांत द्वारा नहीं समझा सकते हो। इनको समझाने के लिए आपको क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत ही प्रयुक्त करने पड़ेंगे। तो ये मैंने सिर्फ पॉइंट लिखा है। अब किस तरह समझाओगे वो जब हमारा टॉपिक आएगा तब हम देखेंगे। अभी मैं सिर्फ यहाँ 5 या 6 पॉइंट्स की चर्चा करूंगा जो आपको ये बताएंगे कि यह घटना है जिनको हम क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा नहीं समझा सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, क्लासिकल फिजिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमिना रिलेटेड टू एटॉमिक डोमेन, अर्थात चिरसम्मत भौतिकी के द्वारा आणविक क्षेत्र से संबंधित घटनाओं को नहीं समझाया जा सका। तो इसको आप आराम से नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी शॉर्ट नोट में ऐसा पूछ लिया जाता है कि चिरसम्मत भौतिकी की असफलताओं की चर्चा कीजिए। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा उसको भी आप नोट कीजिए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम
अर्थात चिरसम्मत भौतिकी के द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझाया जा सका। अब देखिए, आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है तो उसमें स्पेक्ट्रम आपको सब मिलेगा। मैं हल्का सा यहाँ बता देता हूँ स्पेक्ट्रम बेसिकली है क्या। स्पेक्ट्रम कुछ नहीं है, जब कभी भी किन्हीं ऊर्जा अंतरालों के बीच, जैसे मान लो आपके पास कोई दो ऊर्जा अंतराल है, इनके बीच जब ट्रांजिशन होता है, अब ट्रांजिशन किसका हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है, किसी अणु का भी हो सकता है। आप जब आगे स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे तो दो प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको मेनली पढ़नी है, एक एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक मॉलिक्यूलर या आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कहने का क्या मतलब है कि जब ऊर्जा अंतरालों के बीच संक्रमण होता है तब आपको क्या मिलता है, हमेशा स्पेक्ट्रम मिलता है। ये मैंने बिल्कुल एक जनरल लैंग्वेज बोली है, ठीक है ना। बाकी हम जब इन टॉपिक को पढ़ेंगे तब आपको पूरा पता चलेगा कि किस प्रकार से आपको स्पेक्ट्रम मिल रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि इस प्रकार के संक्रमण में जब आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा और जब आप हाइड्रोजन एटम के लिए इस प्रकार के स्पेक्ट्रा को प्राप्त करोगे एक्सपेरिमेंटली, तो उस प्राप्त स्पेक्ट्रा को आप क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांत द्वारा नहीं समझा सकते हो। क्यों? याद रखिए, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत जो ऊर्जा होती है उसके सभी संभव मान हो सकते हैं। इस लाइन को याद रखिए आप, ऊर्जा का जो मान है वो कुछ भी हो सकता है। तो इस कारण से जब इन ऊर्जा अंतरालों के बीच अगर ऊर्जा स्तर को आप चिरसम्मत भौतिकी के अनुरूप मानते हो तो अगर उन ऊर्जा अंतरालों के बीच संक्रमण हो रहा है तो जो आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सतत मिलेगा। कैसा मिलेगा? सतत, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। ये कब मिलेगा? क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हो इसके स्पेक्ट्रा को तो वो आपको मिलता है कैसा, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट या विविक्त, ठीक है ना। इसमें आपको कैसा मिलेगा, इस तरह का मिलेगा, इस तरह का सतत एकदम। और इसमें आपको क्या मिलेगा, इस तरह का लाइंस मिलेगी कुछ इस प्रकार की। ये मैंने एकदम रफ टाइप बनाया, ऐसा नहीं है, जो भी है मतलब इस प्रकार का मिलेगा, लाइंस मिलेगी, ठीक है ना। तो अब देखिए, क्लासिकल फिजिक्स तो इसको नहीं समझा पा रही है, ये एक्सपेरिमेंटली आपको मिल रहा है, जिसका मतलब ये प्रूफ सत्य है, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स कह रही है ऐसा होना चाहिए। तो इस स्पेक्ट्रम को भी आप नहीं समझा पा रहे हो, ठीक है ना। यहाँ मैं एक दो चीज़ और जिक्र कर देता हूँ। डिस्क्रीटनेस, बेसिकली आपके क्वांटम मैकेनिक्स जब भी आप पढ़ोगे तो आपको हमेशा डिस्क्रीटनेस प्रॉपर्टी मिलेगी। हमने कल भी जिक्र किया था क्वांटाइजेशन, जो एनर्जी होती है, जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तो आपको एनर्जी हमेशा कैसी मिलेगी, क्वांटाइज्ड मिलेगी। यानी ऊर्जा के सभी संभव मान संभव नहीं हो सकते, ठीक है ना। ऐसा नहीं ऊर्जा का कुछ भी मान हो, ऊर्जा के जो मान होंगे वो एक फिक्स होंगे और क्वांटाइजेशन, या आप ऐसा कह सकते हो क्वांटीकृत होंगे, क्वांटाइज्ड होंगे ऊर्जा के मान। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, अर्थात चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांतों के द्वारा हाइड्रोजन अणु के स्पेक्ट्रम को नहीं समझाया जा सका। बाद में निल्स बोहर आएंगे, वो काफ़ी हद तक इसको समझाएंगे। मैंने शब्द लिया है काफ़ी हद तक, पूर्णतया तो नहीं, उसमें आगे और चेंजेज होंगे और नई थ्योरी जब डेवलप होगी तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक इसको समझा दिया जाएगा। और ये तो बिल्कुल बेसिक एटम है, 1 इलेक्ट्रॉन एटम है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, उसको आप नोट कर लीजिए एक बार। दिस थ्योरी यानी क्लासिकल फिजिक्स, दिस थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हो गया कि चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांतों के द्वारा आप अणु के स्थायित्व को नहीं समझा सकते हो। अणु के स्थायित्व का क्या मतलब हो गया कि जैसे कोई अणु है वो स्थायी है, स्थायी रूप से विद्यमान है, तो उसके स्थायित्व को आप नहीं समझा सकते हो। अभी मैं इसको बताता हूँ थोड़ा, देखो आप। अब आप ध्यान रखिए, हमने कल एक चीज़ की चर्चा की थी, निल्स बोहर के एटॉमिक मॉडल की। तो उससे पहले जो एटॉमिक मॉडल प्रचलन में था वो था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, जो एक तरह से क्लासिकल फिजिक्स पर ही आधारित था। कौन सा था? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और ये मॉडल क्या बता रहा था मेनली? इस मॉडल के अनुसार आपको क्या पता चल रहा था कि किसी भी अणु का जो समस्त धनावेश होता है, समस्त धनावेश, ऑल पॉजिटिव चार्जेज, वह क्या होता है, एक अत्यंत जो छोटा क्षेत्र है, या ऐसा कह सकते हो टिनी स्पेस है,
उसके अंतर्गत ही विद्यमान रहता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, नाभिक का नाम दिया था। तो सिचुएशन कैसी है कि किसी भी अणु का समस्त धनावेश क्या एक नाभिक में केंद्रित है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके बाहर चक्कर लगाता रहता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह की स्थिति है। ठीक है, तो ये स्थिति है रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार। अब आप एक चीज और ध्यान रखिए, अब मैं ये कह रहा हूं कि एटम की स्टेबिलिटी को आप नहीं समझा पा रहे हो। अब सुनिए, आप देखिए, चिरसम्मत भौतिकी का एक सिद्धांत और है जिसको हम पढ़ते हैं क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं कि क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसके आधार पर यदि कोई त्वरित गति से गतिशील आवेशित कण है, यानी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, तो वह क्या करता है, ऊर्जा को विकिरित करता है। मैं एक लाइन लिखता हूं, उसको आप ध्यान से सुनिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सीलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल मस्ट रेडिएट सम एनर्जी, अर्थात त्वरित गति से गतिशील कोई भी आवेशित कण ऊर्जा को विकिरित करता है। ठीक है, इस लाइन को आप नोट कीजिए बिल्कुल। और ये किसके आधार पर है, चिरसम्मत भौतिकी का जो सिद्धांत है। और चिरसम्मत भौतिकी में हमने मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स की भी बात की थी, थर्मोडायनेमिक्स की भी बात की थी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात की थी। तो उसके आधार पर ये सिद्धांत, ठीक है ना, प्रचलन में है कि इस प्रकार की अगर स्थिति है, कोई भी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो वो ऊर्जा विकिरित करेगा। तो आप देखिए, इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो एक तरह से सिचुएशन क्या है, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल वाली सिचुएशन है। तो उसके आधार पर आप क्या कह सकते हो, ये सिचुएशन कैसी है, उस पॉइंट को जो आपने लिखा है उसी के अनुरूप है। तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये क्या करेगा, अपनी ऊर्जा को विकिरित करेगा, अर्थात समय के साथ साथ क्या होगा, इसकी ऊर्जा में ह्रास होगा, यानी इसकी गतिज ऊर्जा या कुल ऊर्जा में कमी होगी और अंततः ये इस तरह से रोटेशन करता 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 नाभिक में आके गिर जाएगा और एक तरह से एटम क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, या आप ऐसा कह सकते हो कि अणु जो है वो स्थायी नहीं रह पाएगा। तो आप देखिए, अगर आप ये मॉडल काम में ले रहे हो, अर्थात क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांत काम में ले रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो कि एटम क्या है, स्थायी नहीं है। और ये जो घटना घट रही है पूरी, यानी एनर्जी को रेडिएट करने वाली, वो बहुत फास्ट हो रही है। ठीक है ना, तो आप क्या कह रहे हो कि इस हिसाब से तो ये अणु स्थायी नहीं रहना चाहिए, लेकिन अणु स्थायी है, तो फिर आप इसके द्वारा नहीं समझा सकते हो। अब कैसे समझोगे, वो जब आगे मॉडल आएंगे तब आपको पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से आप इस टॉपिक को भी, इस पॉइंट को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम एक और ले लेते हैं। अगला पॉइंट आप नोट कीजिए, एक घटना और है जिसको मैं थोड़ा देख लेता हूं एक दफा। चलो सीक्वेंस में हम चलते हैं। मैं क्या लिख रहा हूं, क्लासिकल थ्योरी could not explain the emission of alpha particles from a nucleus despite the fact that it has insufficient energy. Despite the fact that it has insufficient energy. इसको मैं एक बार बोल देता हूं, चिरसम्मत भौतिकी के आधार पर आप किसी नाभिक से अल्फा कणों के उत्सर्जन को नहीं समझा सकते हो। ठीक है, अब ये इनसफिशिएंट एनर्जी का, इसको मैं भी बताता हूं आपको क्या है। आप लाइन क्या लिखोगे हिंदी में कि चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार चूंकि अल्फा कणों की जो ऊर्जा है वह अपर्याप्त है, उसके बावजूद भी अल्फा कण नाभिक से उत्सर्जित हो रहे हैं। इस घटना को आप क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा नहीं समझा सकते हो। अब देखिए,
वैसे ये टॉपिक जो है पूरा, आप जब हमारी अगली यूनिट आएगी तब इसको हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैं थोड़ी सी यहाँ चर्चा कर लेता हूँ। आपको पता है अल्फा कणों का उत्सर्जन कहाँ से हो रहा है? नाभिक से ही हो रहा है। और नाभिक से जब बाहर निकलेगा, तो नाभिक से जब कोई अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो उसे एक बैरियर या एक अवरोध का सामना करना पड़ेगा, जिसको नाम दिया जाता है कूलम्ब बैरियर। क्या नाम दिया जाता है? कूलम्ब्स बैरियर या कूलम्ब प्रतिरोध। ये कूलम्ब्स बैरियर कुछ नहीं है, कूलम्ब जो अट्रैक्शन फोर्स है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच, वो है। तो अगर अल्फा कण को न्यूक्लियस से बाहर निकलना है तो उसको इस आकर्षण बल को पार करना पड़ेगा। तो चूंकि एक अवरोध है इसलिए इसको नाम दे दिया बैरियर। और एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा है कि ये जो बैरियर होता है इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से इमिट हो रहे हैं या जो बाहर निकल रहे हैं, उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो लगभग 4 से लेकर के 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोटि की होती है। तो आप सोचिए, इस सिचुएशन को आप समझिए बहुत आराम से। जैसे एक दीवार है आपकी 10 फुट की और इधर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसकी जो क्षमता है वो अधिकतम 5 फुट तक कूद सकता है या 6 फुट तक कूद सकता है। तो आप सोचिए क्लासिकल फिजिक्स यानी जो हमारी इन जनरल जो हम आप क्या कह सकते हो डेली रूटीन में जो हम फिजिक्स को हम महसूस कर रहे हैं, क्या उसके आधार पर यह संभव है कि वह व्यक्ति इस दीवार को कूद करके दूसरी तरफ चला जाए? नहीं संभव है। तो यही सिचुएशन सेम यही है कि 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपके पास एक बैरियर है और इधर अल्फा पार्टिकल है, वो इसके बाहर निकलना चाह रहा है और उसकी ऊर्जा तो इतनी है तो वो नहीं निकल पाएगा। लेकिन चूंकि वो निकल रहा है तो ये संभव तो है। तो फिर उसको आप समझाओगे कैसे? तो उसको समझाने के लिए आप इस थ्योरी के आधार पर नहीं समझा सकते हो। तब वहां पर आपके क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी आएगी और इस घटना का एक नाम है जिसको कहा जाता है सुरंगन प्रभाव। क्या कहा जाता है? सुरंगन प्रभाव या टनलिंग इफेक्ट। टनलिंग इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली जो कुछ यूनिट्स आएगी उसमें आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ना है। वहां मैं आपको पूरे अच्छे से बताऊंगा। क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए हम इसको आसानी से समझा पाएंगे। तो मैं एक बार वापस बता देता हूँ ये पॉइंट क्या था। ये पॉइंट कह रहा है क्लासिकल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम ए न्यूक्लियस डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट हैज इनसफिशिएंट एनर्जी। अर्थात यह ज्ञात होते हुए कि अल्फा कण की जो ऊर्जा है वह अपर्याप्त है, उसके बावजूद भी वह नाभिक से बाहर आ रहा है, ठीक है ना, उसका उत्सर्जन हो रहा है। तो इस घटना को हम क्लासिकल सिद्धांत के द्वारा नहीं समझा सकते। और वो क्या है मैंने आपको बता दिया, कूलम्ब बैरियर वगैरह क्या है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका। अब एक अगला पॉइंट और देख लेते हैं हम, वो क्या है। अब एक पॉइंट तो आप ये भी लिख सकते हो, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कुछ घटनाएं हैं, कौन कौन सी, उसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिए। 5वें पॉइंट में आप क्या लिखोगे? सिर्फ ऐसे घटनाओं के नाम लिख लीजिए। उदाहरण स्वरूप ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट आदि घटनाओं को भी चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांतों द्वारा नहीं समझाया जा सकता। तो ये पॉइंट भी आपके इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो आपने ये पॉइंट भी नोट कर लिया। अब अगले पॉइंट को हम देख लेते हैं क्या है कि एक पॉइंट ये भी होता है कि जैसे आपके पास देखो एक है मेटल्स है और एक है, इसको आप थोड़ा समझिए, इंसुलेटर। इन दोनों की क्या होती है? कंडक्टिविटी तो सबकी होती है, कुछ की किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा है कि मेटल्स और इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी है, तो इनके बीच का जो गैप है या जो एक रेंज है पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की कंडक्टिविटी की रेंज, वो बहुत ज़्यादा है। कैसे? आप समझिए। जैसे मान लीजिए सिल्वर है आपका, ये क्या है? मेटल है या कंडक्टर है। और एक मान लो कोई क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज पदार्थ, वो क्या है? इंसुलेटर है। तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वह इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है, 10 की पावर 24। तो ये जो इतना बड़ा गैप आ रहा है आपको कंडक्टिविटी की रेंज में, उसको भी हम क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर नहीं समझा सकते। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूं, आप नोट कर लीजिए। कंडक्टिविटी, एक मिनट, कंडक्टर यानी चालक और कुचालक यानी इंसुलेटर, उनकी कंडक्टिविटी यानी चालकता में एक बहुत ज़्यादा अंतराल होता है या वृहत अंतराल होता है, जिसको भी हम चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांतों के आधार पर नहीं समझा सकते। द एनॉमरस रेंज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज वेरी हाई कंपेयर टू द इंसुलेटर्स एंड वी कुड नॉट एक्सप्लेन दिस फिनोमिना, या दिस फिनोमिना को समझ लीजिए आप, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया।
तो मोटे मोटे तौर पर हमने 5-6 पॉइंट की चर्चा कर ली, आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। आपको सिर्फ 4-5 पॉइंट याद रखने हैं। जो भी आपको ये 5-6 पॉइंट मैंने बोले हैं, आपको अगर 4 पॉइंट भी याद है तो आपके लिए पर्याप्त है। तो ये टॉपिक था हमारा फेलियर्स और शॉर्टकमिंग्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, जो मैंने आपको बता दिया। मैं एक बार ब्रीफली इसको संक्षेप में 3-4 पॉइंट को वापस बोल देता हूं। जो हमने पहला पॉइंट क्या लिखा था, पहला पॉइंट हमने ये लिखा था कि चिरसम्मत भौतिकी के आधार पर हम आणविक क्षेत्र के अंतर्गत घटने वाली घटनाओं को नहीं समझा सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा था, क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांतों के आधार पर हम हाइड्रोजन अणु के स्पेक्ट्रा को भी नहीं समझा सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा था, चिरसम्मत भौतिकी के आधार पर हम अणु के स्थायित्व को भी नहीं समझा सकते हैं। चौथा पॉइंट मैंने क्या लिखा था कि यह तथ्य जानते हुए कि अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा है वह अपर्याप्त है, उसके बावजूद भी वह नाभिक से उत्सर्जित हो रहा है, इस घटना को भी चिरसम्मत भौतिकी के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। पांचवा पॉइंट मैंने क्या बोला था, कुछ घटनाएं जैसे कृष्णिका ऊर्जा विकिरण, वक्र, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि घटनाओं को भी चिरसम्मत भौतिकी के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। और लास्ट में मैंने क्या बताया था कि आपकी जो धातु यानी मेटल्स और जो इंसुलेटर है उनकी कंडक्टिविटी के बीच भी बहुत ज़्यादा गैप होता है, उसको भी आप चिरसम्मत भौतिकी के आधार पर नहीं समझा सकते हो। तो ये 5-6 पॉइंट थे जिसकी मैंने चर्चा कर ली। अब इस लेक्चर में तो हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा, जिस टॉपिक को मैं करने वाला हूँ उसको आप पहले नोट कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंटरेस्टिंग भी है और इजी टॉपिक भी है, जिसको हम आगे करेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ और क्लियर कर देता हूँ, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बुक को पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंतर्गत, तो आप जब अपने सिलेबस को देखोगे तो आपकी केमिस्ट्री में भी जो फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है उसमें भी क्वांटम मैकेनिक्स ये काम आने वाली है। और आप इस चीज़ को जान के सरप्राइज होंगे कि जब आप फिजिक्स के अंतर्गत इस पेपर को तैयार कर लोगे तो केमिस्ट्री का कम से कम आपका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, कंप्लीट एकदम, उसमें आपको कुछ भी नहीं देखना है। तो इस किताब को जब हम कर रहे हैं, इस बुक को जब हम कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए आपकी 2 बुक एक साथ कवर हो रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी था, इसको आप आराम से नोट कीजिए। तरीका वापस वही है, आराम से सुनिए, नोट कीजिए। ठीक है, तो इसको पॉइंट वाइज आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू।